Hello guys, I am Mohit Singh from IT Roorkee and the topic of this video is wave function and interpretation of wave function. तो वेव फंक्शन क्या है ये हमने देखा था. बेसिकली ये क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है. और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए. बाउंडेड मींस एटम के अंदर होना चाहिए. इतना हमने देखा था. अब ये वेव फंक्शन जो होता है वो हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज योर वेव फंक्शन. अच्छा, अगर आप ये पूछ रहे हो कि वेव फंक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में ये माना है कि इलेक्ट्रॉन एक 3D स्टैंडिंग वेव है और एक वेव है तो उसका वेव फंक्शन भी होगा. तो डेफिनेटली वो वेव फंक्शन हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो देखो अब हमें ये वेव फंक्शन निकालना है. बेसिकली यही हमारा टारगेट है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट द लोकेशन एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमें वेव फंक्शन निकालना है तो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि होती है डेल स्क्वायर फाई del x square plus del square phi del y square plus del square phi del z square plus 8 pi square m e minus v phi डिवाइड बाय h square इक्वल्स 0. यहाँ पे E होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमको मिलता है वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और 3 यूनिक कांस्टेंट मिलते हैं एन एल एम, जो कि होते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स. इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो करी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं इन डेप्थ. ठीक है, तो देखो अभी हमें क्या पता लग गया कि जो वेव फंक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. बट इसे सॉल्व करना थोड़ा मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स होता है. इसे सॉल्व करना मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स होता है. तो अब हम क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं एक्चुअली इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. हम क्या करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स में से कन्वर्ट कर लेंगे. अब पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस आर, थीटा एंड फाई, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं. अब देखो एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको. ये देखो, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस. ठीक है, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस और ये मैंने बनाया जेड एक्सिस. ठीक है, इतनी बात क्लियर. अभी हमने पॉइंट लिया एक आर डिस्टेंस पे जो कि है एक्स वाई जेड. ठीक है, तो जेड एक्सिस से इसका एंगल कितना है? थीटा है. अब यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये जो एंगल है ये हो जाएगा फाई. तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. एक्स जो आएगा वो आएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई जो आएगा वो आएगा आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड जो आएगा वो आएगा आर कॉस थीटा. अब ये याद कर लो आप एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कई बार जो जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज होती है उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ हमारा? इससे फायदा हुआ जो वेव फंक्शन है ना दो पार्ट में बट गया. वो क्या दो पार्ट में बटा? देखो हमें जो साई है वो मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई. जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें दो पार्ट मिलते हैं. दिस इज योर रेडियल पार्ट एंड दिस इज योर एंगुलर पार्ट. इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर पार्ट. और ये होता है हमारा रेडियल पार्ट. इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. ठीक है, ये समझ आ गया? बहुत इजीली ये समझ हमें आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं. अच्छा, अब देखो अब हम समझते हैं ये फाई का एक्चुअल मतलब क्या है. ठीक है, ये जो फाई है ना, फाई दिस इज योर proportional to amplitude of the electron wave. Amplitude of the electron wave ये प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. बट मोस्ट केसेस में जो फाई होता है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है. कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है, जैसे आपको पता ही होगा आयोटा रूट माइनस वन. तो जो फाई होता है ये हमारा ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो बेसिकली इमेजिनरी है. इमेजिनरी है तो इसका कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है. नो फिजिकल सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस फॉर फाई। ठीक है, मैं गलती से इसको बार बार फाई बोल रहा हूं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन साई है, ये PSI। ठीक है, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर साई, इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसे डिफाइन कैसे करते हैं? हम डिफाइन इसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो, तो होपफुली आपने लिख लिया होगा, यहां तक समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, अब फाई स्क्वायर हमने कैसे डिफाइन कर दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमें मान लेते हैं कि डीवी वॉल्यूम में ढूंढना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साई स्क्वायर डीवी। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू साई स्क्वायर डीवी। अच्छा, अब हमें ये पता है कि साई के दो कंपोनेंट थे, रेडियल प्लस एंगुलर। तो जो साई स्क्वायर है उसके भी दो पार्ट होंगे, आर स्क्वायर आर प्लस ये हमारा कौन सा था? एंगुलर पार्ट। सॉरी, ये नहीं होगा, एंगुलर पार्ट ऐसा था, थीटा एंड दिस इज योर फाई। ठीक है, तो दो पार्ट होंगे इसके। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम एक एक करके समझते हैं कि दोनों पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट जो है आर स्क्वायर आर, ये है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो ये क्या बताता है? बेसिकली हमें बताता है probability per unit volume at a certain distance from the nucleus in all direction, at a certain distance r जाके in all direction। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, जब हम ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। इट इज probability per unit volume, per unit volume at a certain distance, at a certain distance from the nucleus, from the nucleus in all direction, in all direction। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको क्या हम बोल सकते हैं? बेसिकली ये क्या बता रहा है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो बेसिकली यही तो हुआ। एट अ सर्टेन डिस्टेंस अगर आप आर चलेगा और ऑल डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी हुई तो वो क्या हो गया? एक स्फीयर ही तो होगा। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। ये जो एंगुलर का स्क्वायर किया है हमने, थीटा एंड फाई, तो ये क्या बताता है? इट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम in a particular direction, in a particular direction at all possible radial distance, at all possible radial distance। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंगुलर वेव फंक्शन का स्क्वायर का मीनिंग। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब हम कुछ और अंडरस्टैंडिंग देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो देखो, हमारे को ये पता है जो एस ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है। और स्फेरिकल इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एंगुलर पार्ट भी नॉन एग्जिस्टेंस होगा, इसका एंगुलर पार्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है। इतनी बात क्लियर है? तो किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए हम क्या करेंगे? उसका सिर्फ रेडियल पार्ट ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। और जो ऑर्बिटल होती हैं पी डी एफ, ये सारी डायरेक्शनल नेचर की होती हैं,
ये सारी डायरेक्शनल नेचर की हैं, तो इनका आपको दोनों पार्ट मिलेगा, आर आर मल्टीप्लाइड बाय ए थीटा फाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये देखो, हमने दो नोड पढ़े थे, रेडियल एंड एंगुलर। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, रेडियल और एंगुलर नोड? रेडियल नोड तब आता है जब आर आर की वैल्यू 0 हो, एंगुलर नोड तब आता है जब ए थीटा फाई की वैल्यू 0 हो। तो ये बेसिकली मीनिंग होता है रेडियल नोड और एंगुलर नोड का। अच्छा, इतनी बात क्लियर है, और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। अगर कोई बोलता है कि एक रेडियल नोड है, तो इसका मतलब क्या है? रेडियल नोड मीनिंगली होता है ऐसी स्फेरिकल सरफेस, ऐसी स्फेरिकल सरफेस जिस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की 0 होती है। रेडियल नोड क्या होता है? ऐसी स्फेरिकल सरफेस जिस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की 0 होती है। एंगुलर क्या होता है? बेसिकली नोडल प्लेन जिसपे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, इक्वल टू 0। चलो इसको मैं समझाता हूं एक अच्छे एग्जांपल से। देखो, हम लेते हैं एक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये मैंने बनाई z, तो ये बनाता हूं मैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये बना दी। कलर चेंज करता हूं, एक मिनट। ये देखो, ये बना दी हमने डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, और ये बना दी इलेक्ट्रॉन, रिंग है, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो देखो, अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है? एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है? एल डी जेड स्क्वायर के लिए, ये डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर के लिए एल की वैल्यू होगी 2। तो हम देख रहे हैं दो एंगुलर नोड है, मतलब दो कोई सरफेस होंगी ऐसी जिसपे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब वो देखो दो सरफेस कौन सी है, यहां से आप ले जाओ एक कोनिकल सरफेस, और एक कोनिकल सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली आप यहां से ले जाओ एक कोनिकल सरफेस, यहां पे भी आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये है सिंपल फॉर्मूला, और मैंने आपको बता भी दिया कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका एंगुलर नोड। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो। जैसे मैं लेता हूं इस बार डी एक्स वाई ऑर्बिटल, लेते हैं हम डी एक्स वाई। तो ये बनी एक्स एक्सिस एंड ये बनी वाई एक्सिस, और डी एक्स वाई कुछ ऐसी होगी, ये रहे इलेक्ट्रॉन बना दिया। अच्छा, इतनी बात क्लियर। अब हम फॉर्मूले से जाते हैं, फॉर्मूले से देखते हैं कि एक्चुअल में कितने एंगुलर नोड होंगे। तो फॉर्मूले से सिंपली 2 होंगे, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है डी एक्स वाई के लिए। अब देखो, अब हम ढूंढेंगे ऐसी प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो देखो, पीछे हम जेड एक्सिस भी बना देते हैं, तो ये रही वाई। तो देखो, ये जो वाई जेड प्लेन है, इस पर कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो वाई जेड क्या है? एक नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और देखो, ये एक्स जेड सरफेस भी देख सकते हो तुम, इधर भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो एक्स जेड भी क्या हो जाएगी? नोडल सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, यहां तक सब समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि बेसिकली रेडियल नोड क्या होते हैं, एंगुलर नोड क्या होते हैं। फॉर्मूला मैं बता देता हूं एक और बार। रेडियल नोड के लिए क्या होता है? रेडियल नोड के लिए होता है n माइनस एल प्लस 1, और एंगुलर नोड के लिए क्या होता है? एंगुलर नोड के लिए होता है l, और टोटल नोड क्या होंगे? टोटल नोड होंगे n प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट बचता है जिसके लिए आपको हेडिंग डालने की जरूरत पड़ेगी, और वो हेडिंग डालिए जरूर। देखो, हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन। कोई भी हमें वेव फंक्शन दे दे और उसके लिए पूछा जाए कि ये किस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमें एक चीज याद रखनी है, हर वेव फंक्शन, लिखना आप पॉइंट, ईच वेव फंक्शन contains an exponential term, और वो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है? वो है e टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आर आपको पता ही है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ए नॉट है हमारा फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस, जो कितनी होगी?
0.529 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, आर एन का क्या होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और यहाँ पे जेड हम 1 ले रहे हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो, इतनी बात में समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी एक याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर एनी इलेक्ट्रॉन जो रेडियल पार्ट है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/a0 के टू द पावर 3/2 प्लस एल। अब देखो, ये दो चीजें आपको याद रखनी है बेसिकली, और अब हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ये यूज कैसे करना है। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, क्वेश्चन बोला है आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल फॉर एच एटम हमें दे रखा है, इसका मतलब क्या है z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको दिया हुआ है फाई इक्वल्स टू 1/√π a0 टू द पावर 3/2 e टू द पावर -r/a0। तो देखो हमें क्या पता था कि e टू द पावर -zr/n a0 था, z1 है, इसको अगर कंपेयर करोगे आप e टू द पावर -r/a0 से तो z1 है, और n भी कितना आ रहा है आपका 1 निकल के आ रहा है। इतनी बात क्लियर, हमें पता लग गया जो भी ऑर्बिटल है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। अच्छा, अब हम a टू द पावर 1/a0 टू द पावर 3/2 प्लस l को कंपेयर करेंगे तो आएगा इधर 1/a0 टू द पावर 3/2। तो l की वैल्यू कितनी आई 0, तो हमें पता लगे कौन सी ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल है। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन लिया था मैंने, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है जो फाई हमारा वो है 1/4√2π, √2π मतलब पाई भी रूट के अंदर है, a0 टू द पावर 3/2 2 माइनस r/a0 एंड e टू द पावर -r/2a0। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली हमें नोड फाइंड करने हैं, तो हम फाई को 0 कर देते हैं। तो फाई 0 कब होगा, जब 2 माइनस r/a0 0 होगा, क्योंकि बाकी कोई टर्म 0 नहीं हो सकती। इतनी बात क्लियर है। तो r/a0 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, r इक्वल्स टू 2a0। ये क्या है हमारा एक रेडियल नोड है, ये क्या है रेडियल नोड। रेडियल नोड, तो ये जो भी ऑर्बिटल है उसके लिए हमारे पास रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आई है 1। ये क्या है रेडियल नोड हमारे पास आया है 1। इतनी बात क्लियर है, ये जो भी ऑर्बिटल है हमें इतना पता है अभी कि उसके लिए रेडियल नोड 1 होगा। अब हमें ये भी पता है e टू द पावर -zr/n a0 इक्वल्स e टू द पावर -r/2a0 हमें दे रखा है। तो z की वैल्यू 1 है, n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, l की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है 1 इक्वल्स टू n माइनस l प्लस 1। 1 इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 माइनस l प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा, बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए l की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ समझ आ जाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी 2s ऑर्बिटल हो जाएगी। समझ आ गया, कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी 2s, l की वैल्यू क्या आएगी इधर 0 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ आया होगा, कंसेप्चुअली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और लास्ट लेक्चर बताया हमारा वो है ग्राफ्स, और ग्राफ्स देख के हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। सो या दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।